हेलो गाइज, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। आज की कहानी का शीर्षक है भाभी ने ननद पर चोरी का इल्जाम लगाया। भाभी ने ननद पर चोरी का इल्जाम लगाकर घर से बाहर निकाला तो ससुर ने सिखाया ऐसा सबक कि बहू के होश ठिकाने आ गए। अस्सी वर्षीय सागर जी घर में अकेले थे। भूख से उनका हाल बेहाल हो रहा था। यूं तो वे थोड़ा बहुत खाना पकाना जानते थे, लेकिन कुछ पकाने के लिए रसोई घर में राशन भी तो होना चाहिए ना। क्या करें, कुछ समझ नहीं आ रहा था। आखिरकार उन्होंने अपने इकलौते बेटे राहुल को फोन लगा दिया। हेलो बेटा राहुल, कैसे हो तुम? और घर वापस कब आ रहे हो? तुमने तो कहा था कि 4-5 दिनों में ही लौट आओगे, लेकिन पूरा एक सप्ताह बीत चुका है। तो दूसरी ओर से आवाज आई, अरे पिताजी, आप भी हद करते हैं। अब इंसान कहीं जाता है तो 4-5 दिन ऊपर नीचे तो हो ही जाते हैं। अभी हमारे आने का कोई प्लान नहीं है। इस रविवार को रूही की छोटी बहन यानी कि मेरी साली की एंगेजमेंट है। अब हम लोग उसके बाद ही आ पाएंगे। कम से कम एक सप्ताह तो लग ही जाएगा। ये सुनकर सागर जी बोले, लेकिन बेटा इतने दिन मैं यहाँ कैसे रहूँगा? जो राशन घर में पड़ा था अब तो वो भी खत्म हो चुका है। आज सुबह से मैंने कुछ नहीं खाया और मेरे पास पैसे भी कहाँ हैं जो कुछ खरीद कर ले आता। बेटा अब भूख बर्दाश्त से बाहर हो रही है। ऐसा लग रहा है जैसे मेरी जान ही निकल जाएगी। कहते कहते सागर जी फपक कर रो पड़े तो उनका बेटा राहुल बोला, कमाल करते हैं पिताजी आप भी। आपकी बहू आपके लिए इतना सारा राशन रख कर आई थी, इतनी जल्दी आपने वो सब खत्म कैसे कर दिया? तो सागर जी हैरानी से बोले, अरे नहीं बेटा, मुश्किल से 4-5 दिन का ही राशन पड़ा था जो खत्म हो गया है। फिर राहुल बोला, अब जो कुछ भी हो, मेरा आना तो अभी संभव नहीं हो पाएगा। इंगेजमेंट के लिए अभी हमें शॉपिंग भी करनी है और पार्टी की सारी तैयारियां भी देखनी है। अब रूही का भाई तो किसी काम से विदेश गया हुआ है, तो पापा जी के साथ मिलकर सारा इंतजाम मुझे ही देखना होगा। अभी तो आप किराने वाले से राशन का सामान उधार लेकर काम चला लीजिए। जब मैं आऊंगा तो उसका हिसाब कर दूंगा। सागर जी कुछ कहने ही लगे थे कि तभी उन्हें फोन में से आवाज सुनाई दी, राहुल कहाँ रह गए तुम तो? राहुल बोला, हाँ हाँ अभी आया। अच्छा पिताजी, बहुत काम है मुझे, मैं फोन रखता हूँ। राहुल ने फोन काट दिया, लेकिन उसने जो कुछ भी कहा उस पर सागर जी को अभी तक यकीन नहीं हो रहा था। सोचने लगे कि जब यही बेटा छोटा था और घर में राशन की कमी होती थी तो हम लोग भूखे पेट रह जाते थे, लेकिन उसे कभी भूखा नहीं छोड़ा था। आज वही बेटा 5 दिन का राशन घर में रखकर अपने पिता को अकेला छोड़कर चला गया और वहां अपने सास ससुर की चमचागिरी कर रहा है। कैसे इतनी बदल जाती है औलाद। माँ बाप का दर्द भी दिखाई नहीं देता। सोच कर ही सागर जी की आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन पेट की भूख जी ने भी कहाँ दे रही थी। आखिरकार पास की राशन की दुकान पर गए और हिचकिचाते हुए किराने वाले से कुछ राशन उधार देने को कहा, लेकिन राशन वाले ने उधार देने से साफ साफ मना कर दिया। शर्मिंदा होकर सागर जी वापस अपने घर लौट आए, लेकिन अब क्या करें ये उन्हें समझ में नहीं आ रहा था। बैठे बैठे उन्हें कुछ ख्याल आया और वह जल्दी से घर को ताला लगाकर घर के पास वाले मंदिर में चले गए। देखा तो मंदिर में प्रसाद वितरण किया जा रहा था। सागर जी ने एक पत्तल में प्रसाद लिया और मंदिर के प्रांगण में बैठकर खाने लगे
और पेट की भूख शांत करके थोड़ी देर वहीं बैठे रहे और सोचने लगे कि आखिर इस तरह कब तक गुजारा होगा। बच्चों को आने में तो अभी 1 सप्ताह बाकी है। थोड़ी देर बाद जब वे अपने घर जाने के लिए मंदिर से बाहर निकले तो 7-8 साल के 2 छोटे छोटे बच्चे उनके पास आए और बोले, अंकल अमरूद खरीद लो, 30 रुपए किलो है। उन्हें देखकर सागर जी के मन में कुछ ख्याल आया और बोले, बेटा ये अमरूद तुम कहाँ से लाते हो? अंकल मंदिर के पीछे ही एक बहुत बड़ा बाग है। जिन अंकल का वो बाग है वो हमें उनके अमरूद बेचने के बदले पैसे देते हैं। अंकल अमरूद लोगे क्या? बेटा नहीं बेटा, मुझे नहीं चाहिए, कहकर सागर जी अपने घर आ गए। लेकिन फिर सोचने लगे कि अगर वो छोटे छोटे बच्चे खुद कमा कर खा सकते हैं तो मैं क्यों नहीं? बूढ़ा हुआ हूँ, बीमार तो नहीं। अगले दिन सागर जी भी मंदिर के पीछे वाले बाग में चले गए और थोड़ी ही देर में मंदिर के बाहर बैठकर उन्होंने फल बेचने शुरू कर दिए। ज्यादा कुछ तो नहीं, इस तरह वह अपने पूरे दिन के खाने का खर्च तो निकाल ही लेते थे। लेकिन कहीं दुनिया वाली उनकी बेटे को गलत ना समझें, ये सोचकर उन्होंने अपने मुंह को साफे से ढक लिया था ताकि वह किसी की पहचान में ना आ सके। ऐसा करते करते आज 4 दिन बीत चुके थे। आज जब सागर जी फल बेचने बैठे तो देखा मौसम खराब लग रहा था। मौसम विभाग की चेतावनी भी उन्होंने सुनी थी कि आंधी तूफान आ सकता है, इसलिए लोग अपने घरों में ही रहें। लेकिन फिर भी सागर जी वहां फल बेचने आ बैठे। थोड़ी ही देर में जोरों की आंधी चलने लगी तो सब लोग अपने अपने घरों में चले गए। लेकिन सागर जी अभी तक वहीं बैठे थे, ये सोचकर कि कुछ फल बिक जाएंगे तो उनका गुजारा हो जाएगा। ऐसे मौसम में एक बुजुर्ग को वहां बैठे देख एक न्यूज रिपोर्टर वहां आ गया और वीडियो बनाने लगा और बोला, मजबूरी आखिर इंसान से क्या कुछ नहीं करवाती। ऐसी आंधी तूफान में भी ये बुजुर्ग बाहर निकलने को मजबूर है। जिस समय वो रिपोर्टर वीडियो बना रहा था उसी समय तूफान और तेज हो गया और सागर जी का साफा जिससे उन्होंने मुंह ढका हुआ था अचानक हवा में उड़ गया और वे घबराकर जल्दी से अपना सामान उठाकर वहां से चले गए। कुछ देर में बाहर का तूफान तो थम गया था, लेकिन सागर जी के आंसुओं का तूफान थमने का नाम ही नहीं ले रहा था। बुढ़ापे में पत्नी के जाने के बाद उनकी ये हालत होगी ऐसा उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था। सागर जी और राधा जी का एक बेटा राहुल और एक बेटी दिशा थी। छोटा होने के कारण राहुल को बड़े लाड़ प्यार से पाल पोस कर बड़ा किया था। माता पिता को अपने बेटे से कितनी उम्मीदें थी। राहुल पढ़ाई में भी बहुत होशियार था। उच्च शिक्षा के लिए सागर जी ने उसका दिल्ली के एक कॉलेज में एडमिशन करवा दिया और बेटी का एक अच्छा सा रिश्ता देखकर शादी कर दी। वहीं कॉलेज में ही राहुल और रूही से मुलाकात हुई। दिखने में हैंडसम राहुल रूही को तो पहली ही नजर में पसंद आ गया था। धीरे धीरे वे दोनों बहुत अच्छे दोस्त बन गए। कॉलेज पास करने के बाद राहुल को एक बहुत अच्छी नौकरी मिल गई, लेकिन अब राधा जी बहुत ज्यादा बीमार रहने लगी थी। इसलिए सागर जी ने राहुल के लिए रिश्ता देखना शुरू कर दिया ताकि बहू आकर घर की बागडोर संभाल सके। तो राहुल ने बताया कि वो रूही से प्यार करता है। ये सुनकर सागर जी बहुत खुश हो गए, लेकिन बाद में पता चला कि रूही के पिता बहुत पैसे वाले हैं और सागर जी और उनकी पत्नी किसी अमीर घर की बेटी को अपने घर की बहू बनाकर लाना
नहीं चाहते थे। लेकिन रूही और राहुल ने एक दूसरे को जीवन साथी बनाने का फैसला खुद ही कर लिया था और रूही के पिता उसकी हर एक बात मानते थे, तो राहुल की जिद के कारण माता पिता को न चाहते हुए भी उन दोनों के विवाह के लिए हाँ करनी पड़ी। शादी के बाद 1 महीना तो राहुल और रूही घूमने फिरने और शॉपिंग करने में मस्त थे। उसके बाद भी रूही आए दिन या तो सहेलियों के साथ घूमने फिरने निकल जाती या फिर अपनी सहेलियों को अपने घर बुलाकर सभी सहेलियों के साथ ताश खेलती, ड्रिंक करती और नाचती गाती। लेकिन धार्मिक प्रवृत्ति वाली राधा जी को ये सब अच्छा नहीं लगा, तो एक दिन उन्होंने कह दिया कि बहू, अच्छे घर की बहू, बेटियों को ये सब करना शोभा नहीं देता। इतनी बात सुनने की देर थी कि रूही ने घर में तांडव मचा दिया और अपने पति को स्पष्ट तौर पर कह दिया कि उसकी लाइफ में किसी की दखल अंदाजी हो ये वो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगी। राहुल ने अपने माता पिता को समझा दिया कि वो रूही के साथ टोका टाकी ना किया करें। बहू के ये रंग देखकर राधा जी और सागर जी हैरान रह गए। धीरे धीरे राधा जी की हालत और बिगड़ने लगी और एक दिन वह अपने पति सागर जी को इस क्रूर दुनिया में अकेला छोड़कर चल बसी। सागर जी की बेटी दिशा कभी कभी अपने पिता से मिलने आ जाया करती थी ताकि उनका अकेलापन बांट सके, लेकिन रूही को अपनी ननद फूटी आंख नहीं सुहाती थी। समय अपनी रफ्तार से चलता रहा और करीब 2 वर्ष के बाद रूही और राहुल का बच्चा इस दुनिया में आया। जब उनका बेटा 5 वर्ष का हुआ, उन्होंने एक बहुत शानदार पार्टी रखी। पार्टी से 2 दिन पहले ही रूही के मायके वाले उसके घर पहुंच गए। राहुल की बहन दिशा भी बड़े उत्साह के साथ उस पार्टी में शामिल हुई। अब रूही ने अपनी मां के साथ मिलकर अपनी ननद के खिलाफ एक चाल चली। पार्टी से अगले दिन जब दिशा अपने घर जाने को तैयार हुई तो उसी समय रूही ने शोर मचा दिया कि उसकी मां का कंगन चोरी हो गया है। ऐसा कहते हुए उसने पहले तो इधर उधर कंगन ढूंढने का दिखावा किया और फिर अपनी ननद के बैग की सबके सामने तलाशी लेने लगी और कपड़ों के बीच अपनी मां का कंगन देखकर उसने तो घर में तूफान खड़ा कर दिया। देखो राहुल, क्या हरकत की है तुम्हारी दीदी ने। आज तक इतने महंगे कंगन कभी देखे नहीं होंगे ना। चाहिए थे तो मांग लेती, लेकिन इस तरह चोरी करना, छी छी। राहुल ने भी अपनी पत्नी की बात पर विश्वास कर लिया और ये देखकर दिशा हक्की बक्की खड़ी रह गई और आंखों से आंसू बहाते हुए वो उस दिन अपने ससुराल गई तो फिर कभी नहीं आई। लेकिन जाते जाते उसने इतना जरूर कहा, रूही, भगवान से डरना। जो इल्जाम तुमने मुझ पर लगाया है, एक दिन वह लौटकर तुम पर भी आएगा। इतना कहकर वो रोते हुए अपने घर लौट गई। इधर बेटी पर लगे चोरी के इल्जाम का सदमा सागर जी बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। उनकी बेटी ने भी वहां आना बंद कर दिया था। कभी कभार फोन करके पिता का हालचाल जान लिया करती थी। धीरे धीरे उनकी तबीयत भी थोड़ी खराब रहने लगी। एक दिन रूही के पास उसके मम्मी पापा का फोन आया और बोले, रूही बेटी, तुम्हारी छोटी बहन के लिए रिश्ते की बात चल रही है। हमें तो सब कुछ ठीक ही लग रहा है। एक बार तुम लोग भी आकर देख लो। वैसे भी बच्चों की गर्मियों की छुट्टियां हैं, आओगे तो कुछ दिन यहाँ रह लेना। इस बारे में जब रूही ने अपने पति राहुल से बात की तो राहुल बोला, अगर हम कुछ दिन के लिए वहां चले जाएंगे तो यहाँ पिताजी अकेले
कैसे रहेंगे? इस बात पर रूही भड़क उठी। अब क्या हर जगह तुम्हारे पिताजी को अपने साथ लेकर जाऊंगी क्या? तो राहुल बोला, अरे मैंने ऐसा कब कहा? लेकिन तुम ही देखो, काम वाली बाई भी 1 महीने की छुट्टी लेकर अपने गांव गई है। पीछे पिताजी कैसे रहेंगे? उनके लिए खाना कौन पकाएगा? तो रूही बोली, अच्छा, आज अपने पिता के लिए बड़ा प्रेम प्यार जाग उठा आपके दिल में। मेरी तो आपको बिल्कुल चिंता नहीं। और वैसे भी रोटी बनानी तो उन्हें आती है। अरे रूही, लेकिन उनकी तबीयत भी ठीक नहीं रहती। अच्छा, अच्छे भले तो हैं तुम्हारे पिताजी, क्या हुआ है उनकी तबीयत को? जब सुबह शाम सैर करने के लिए बाहर जा सकते हैं तो क्या खड़े खड़े अपने लिए 2 रोटियां नहीं बना सकते? मैं उनके लिए घर पर सारा राशन का सामान रख कर जाऊंगी। आराम से पकाते रहेंगे और खाते रहेंगे। रूही ने कहा तो राहुल बोला, ठीक है बाबा, तुमसे कभी बहस में जीत पाया हूँ क्या मैं? कहकर राहुल अपने ऑफिस जाने लगा। तभी रूही ने आवाज दी, राहुल, मेरे मायके जाने के लिए ऑफिस से लौटते वक्त कोई उपहार भी लेते आना। मेरे मम्मी पापा हर बार हमें इतना कुछ देते हैं, इसलिए जो भी उपहार लाओगे अच्छे से अच्छा लाना। रूही ने कहा तो राहुल ने हाँ में सिर हिला दिया और ऑफिस चला गया। शाम के समय सागर जी का एक दोस्त उनसे मिलने के लिए आया तो उसी समय उनका पोता उनके पास आया और बोला, दादाजी, हम तो नानी के घर जाएंगे और खूब सारी मस्ती करेंगे, लेकिन हम आपको नहीं लेकर जाएंगे, आप यहाँ अकेले रहना। ऐसा कहते हुए उनका पोता हंसने लगा। पोते के मुंह से ऐसी बात सुनकर सागर जी हैरान रह गए। तभी उनका दोस्त बोला, किस सोच में पड़ गए सागर? पोते की बात पर पर्दा डालते हुए सागर जी फीकी सी हंसी हंसते हुए बोले, अरे नहीं नहीं, ये तो ऐसे ही मस्ती कर रहा होगा। अगर बेटा बहू कहीं बाहर जाएंगे तो क्या मुझे बताकर नहीं जाएंगे? और वैसे भी अगर उन्हें कहीं जाना हो तो जाएं। जब इतने दिन जिंदगी अकेले काट ली है तो आगे भी कट ही जाएगी। और कुछ नहीं तो अपने लिए 2 रोटी तो मैं बना ही सकता हूँ। कहते कहते सागर जी का स्वर रुआ सा हो गया। कुछ देर बातचीत करके सागर जी के दोस्त अपने घर चले गए, लेकिन सागर जी के दिमाग में अभी तक अपने पोते द्वारा कही गई बात घूम रही थी। अगले दिन सुबह जब वे सैर करने के बाद घर लौटे तो आंगन में बैठकर अपने बेटे के बाहर आने का इंतजार करने लगे। जैसे ही उनकी बहू रूही बाहर आई तो सागर जी बोले, अरे बहू, राहुल तैयार हो गया क्या? अभी तक बाहर क्यों नहीं आया? क्या आज दफ्तर नहीं जाएगा? तो रूही चिढ़ते हुए बोली, क्यों, अब क्या काम आ गया जो उनके बारे में आप पूछ रहे हो? जरूर किसी न किसी चीज की जरूरत होगी, तभी उनकी राह देख रहे हैं। आपको तो 1 मिनट भी चैन नहीं है, कभी तो उनको भी आराम से रहने दो। बहू की तीखी बातें सुनकर सागर जी चुपचाप बैठ गए। इतने में राहुल तैयार होकर बाहर आया और बोला, अरे रूही, मुझे ऑफिस जाने को देर हो रही है, जल्दी से मुझे नाश्ता दे दो। ठीक है, लाती हूँ। इतना कहकर रूही रसोई घर में चली गई तो सागर जी अपने बेटे के पास आए और बोले, बेटा, मेरे पेंशन निकाल लाए हो क्या? अगर ले आए हो तो कुछ पैसे मुझे भी दे देते। मुझे ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि अपने पैसे होते हुए भी मैं बहू और तुम्हारे सामने हाथ फैलाता रहा हूँ। तभी राहुल बोला, लेकिन पिताजी, हमने आपको कौन सी कमी छोड़ी है जो हाथ फैलाने की नौबत आएगी? आपकी हर जरूरत को तो हम पूरा करते हैं ना।
और वैसे भी अपनी तनख्वाह और आपकी पेंशन के पैसे मैं रूही के हाथ में लाकर रख देता हूँ। जब घर उसे चलाना है तो पैसे भी उसके हाथ में ही होने चाहिए। फिर भी अगर आपको कुछ पैसे चाहिए तो आप उससे मांग सकते हैं। ये बात सुनकर सागर जी चुप हो गए और फिर कुछ सोचते हुए बोले, अच्छा बेटा, एक बात तो बताओ, क्या तुम लोग कहीं बाहर जा रहे हो क्या? अभी सागर जी ने इतना ही कहा था कि रूही रसोई घर से बाहर निकल आई और बोली, लीजिए, अभी हमारा प्रोग्राम बना नहीं कि आपके पिताजी की जासूसी शुरू हो गई। मैं ना कहती थी कि आपके पिताजी हमारी हर बात दरवाजे पर कान लगाकर सुनते हैं। इस घर में तो हमारी बिल्कुल प्राइवेसी ही है ही नहीं। तभी राहुल बोल उठा, पिताजी, आपको ऐसा तो नहीं करना चाहिए। अपने बेटे और बहू की बातें आप छुप छुप कर सुनते हैं। मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। तभी सागर जी बोले, लेकिन बेटा, मैंने तुम लोगों की कोई बात नहीं सुनी। क्या तुम्हें अपने पिता पर इतना भी भरोसा है? और वैसे भी ये बात तो मुझे मोनू ने बताई थी कि वो नानी के घर जा रहा है और इसीलिए ही मैं तुमसे कुछ पैसे मांग रहा था कि कभी कुछ खरीदने की इच्छा हो जाती है तो मेरे पास भी कुछ पैसे होने चाहिए। तभी राहुल बात बदलता हुआ बोला, हाँ ठीक तो ठीक है ना, बच्चा था तो आपको बोल दिया होगा। और हाँ पिताजी, हम 5 दिनों के लिए कुछ काम से रूही के मायके जा रहे हैं। उसके मम्मी पापा ने बुलाया है। इतनी बात सुनकर सागर जी बोले, पर बेटा, 1-2 दिनों की बात होती तो कोई बात नहीं थी, लेकिन 5 दिन मैं यहाँ अकेले कैसे रहूंगा? तभी रूही गुस्से से बोली, बस हमने कहीं जाने की बात कही नहीं कि शुरू हो गए आपके पिताजी। आखिर आप चाहते क्या हैं? क्या सारी उम्र हम आपकी सेवा में ही गुजार दें? क्या मेरे मम्मी पापा की कोई अहमियत नहीं है या फिर हमारी कोई अपनी लाइफ नहीं है? हम परसों सुबह जा रहे हैं और ये तय हो चुका है। ऐसा कहकर रूही पैर पटकती हुई रसोई घर में चली गई और राहुल अपने ऑफिस चला गया। नाश्ता निपटाने के बाद रूही ने हमेशा की तरह सागर जी से घर के झाड़ू पोंछा करवाए और फिर सब्जी काटने के लिए दे दी और उसके बाद शॉपिंग करने के लिए बाजार चली गई। जिस दिन वे लोग निकलने लगे तो रूही सागर जी के पास आई और बोली, पिताजी, ये लीजिए 2000 रुपए अपने पास रखिए। ये देखकर सागर जी को मन ही मन खुश हुआ कि चलो बहू को मेरी इतनी तो चिंता है। फिर औपचारिकता निभाते हुए बोले, नहीं नहीं, मुझे इतने पैसों की क्या जरूरत? तो रूही बोली, अरे ये पैसे मैं आपको घूमने फिरने या फालतू चीजों के लिए खर्च करने के लिए नहीं दे रही हूँ। कल महीने की 1 तारीख है। दूध वाला, अखबार वाला और केबल वाला ये सब कल पैसे लेने आएंगे तो उन्हें दे दीजिएगा। घर में जितना राशन पड़ा है आपके लिए काफी होगा। फल सब्जी खरीदने की तो आपको जरूरत है नहीं और आपकी दवाइयाँ हमने पहले से ही लाकर रख दी हैं। इसके अतिरिक्त मुझे नहीं लगता कि आपको पैसों की जरूरत पड़ेगी। सागर जी ने चुपचाप हाँ में सिर हिला दिया और फिर वे लोग अपनी गाड़ी में बैठकर चलते बने। 1 सप्ताह बीत जाने के बाद भी जब उनके बेटे ने उनकी सुध नहीं ली तो थक हार कर सागर जी को अपना पेट भरने के लिए फल बेचने का काम करना पड़ा। अतीत के बारे में सोचते सोचते सागर जी अचानक वर्तमान में आ गए। जब उनके फोन की घंटी बजी, सागर जी की बेटी दिशा का फोन आया था। हेलो पिताजी, कैसे हैं आप? बेटी की अपनेपन भरी आवाज सुनकर सागर जी का मन भर आया। फिर
स्वयं को संभालते हुए बोले, मैं ठीक हूँ बेटी। वो क्या है ना, तुम्हारा भाई अपनी पत्नी और बच्चे को लेकर कुछ दिनों के लिए अपने ससुराल गया है। ये सुनकर दिशा बोली, क्या कुछ दिनों के लिए? तो आप वहां अकेले कैसे रह रहे हैं? खाना कैसे खाते हैं? और बाकी के काम वो सब कौन करता है? तो सागर जी रूंधे स्वर में बोले, अरे बेटा, तुझे मेरी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। तेरी माँ के जाने के बाद मैं रोटी पकाना, बर्तन साफ करना और साफ सफाई सब करना सीख गया हूँ। फिर अपने लिए 2 रोटियां बनाने में क्या हर्ज है? ये बात सुनते ही दिशा की आंखों से आंसू बह निकले। उसके पिता, जिन्हें कभी एक गिलास पानी के लिए भी रसोई में जाने की जरूरत नहीं पड़ी थी, वो आज माँ की अनुपस्थिति में घर का एक एक काम स्वयं करते हैं। इसके बाद वो कुछ बोल ना सकी और उसने फोन रख दिया। अगली सुबह जब सागर जी अपने लिए नाश्ता बना रहे थे, उसी समय दरवाजे पर दस्तक हुई। इतनी सुबह सुबह कौन होगा? बच्चे तो घर पर है नहीं और मुझसे मिलने तो कौन आएगा? सोचते हुए सागर जी बाहर आए, लेकिन जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला तो अपने सामने अपनी बेटी दिशा को देखकर वो हैरान रह गए। इतने समय बाद अपनी बेटी से मिलकर उनकी आंखें भर आईं। अरे बेटी दिशा! तभी दिशा के बच्चे भी नानू नानू कहते हुए उनकी टांगों से लिपट गए। सागर जी ने उन्हें अपनी बाहों में भर लिया और फिर प्यार से सहलाते हुए उनका माथा चूमते हुए बोले, आओ न बच्चों, अंदर आ जाओ। कितने सालों बाद तुम्हें सामने से देखा है, वरना आज तक तो तुमसे वीडियो कॉल पर ही बात होती आई थी। कहते हुए वे रुआंसे हो गए। तभी दिशा बोली, मैं भी क्या करूं पिताजी, जिस घर में मेरी इज्जत नहीं वहां मैं कैसे आ जाती। भाभी ने जो कुछ भी मेरे साथ किया था वह अपमान मैं आज तक नहीं भूल पाई हूँ। इसलिए चाहते हुए भी अपने मायके की चौखट पर पैर ना रख सकी। लेकिन आपको मैं अकेले कैसे छोड़ सकती थी? तभी उनका दामाद बोला, पिताजी, क्या हम लोग इतने पराये हो गए थे कि आपने हमें कुछ बताना भी जरूरी नहीं समझा? बेटी दामाद से अपनापन पाकर सागर जी की आंखें भीग गई और फिर बोले, अच्छा किया बेटा जो तुम लोग यहाँ आ गए। बेटियों से ही तो घर रोशन होता है। लेकिन तुम्हारी भाभी ये सब बातें नहीं समझेगी। अभी ये बातें चल ही रही थी कि दिशा के बच्चे बोल उठे, मम्मी बहुत भूख लगी है, खाना दो ना। तो सागर जी बोले, मैं अभी कुछ लेकर आता हूँ। इतना कहकर वे रसोई घर में चले गए और इधर उधर कुछ ढूंढने लगे, लेकिन उन्हें वहां कुछ नहीं मिला, क्योंकि रूही तो पहले ही बिस्कुट, मठरी और बाकी के स्नैक्स अलमारी में रखकर ताला लगाकर चली गई थी। उसी समय दिशा भी रसोई घर में आ गई और बोली, आप परेशान मत होइए पिताजी, मुझे बताइए, मैं मदद कर देती हूँ। इतनी बात सुनते ही सागर जी उदासी भरे स्वर में बोले, क्या बताऊं बेटी, खुद के पेंशन के पैसे होते हुए भी अपने ही घर में मैं भिखारी बन बैठा हूँ। समझ नहीं आता कि बच्चों को क्या खिलाऊं। कहते हुए उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। दिशा बोली, अरे इतनी छोटी सी बात, इसमें परेशान होने वाली क्या बात है? आपको आपकी ये परेशानी मैं 1 मिनट में हल कर देती हूँ। इतना कहते हुए दिशा ने अपना मोबाइल निकाला और तुरंत फल और कुछ स्नैक्स घर पर मंगवा लिए। पहले उन लोगों ने एक साथ बैठकर फल काट कर खाए, बच्चों को स्नैक्स दिए और फिर बाजार से खाना ऑर्डर कर दिया। अपने बच्चों का साथ पाकर सागर जी जैसे अपनी परेशानियों को भूल ही गए थे। उधर शाम के समय सागर जी के दोस्त जब उनसे मिलने आए तो बोले, अरे वाह,
क्या बात है, दिशा बिटिया आई है। तब सागर जी हंसकर बोले, अरे आओ ना, देखो बच्चों के आ जाने से आज मेरा घर कितना गुलजार हो गया है। दिशा तुरंत जाकर उनके लिए चाय बनाकर ले आई। फिर सागर जी के दोस्त बोले, सागर तुम्हारी बहू के होते हुए तो आज तक इस घर में मुझसे कभी पानी तक का भी नहीं पूछा गया, और आज बिटिया तो मुझे चाय बनाकर पिला रही है। ये सुनकर दिशा हैरानी से उनकी ओर देखने लगी तो वे बोले, बेटी एक बात कहूँ, तुम ही अपने पिता को अपने घर क्यों नहीं ले जाती? यहाँ रहते हुए तुम्हारे पिता की हालत कुछ अच्छी नहीं है। या तो अपने पिता का ख्याल तुम रखो या फिर उन्हें उनका हक दिलवाओ। सारे पैसे तो तेरे भाई भाभी ही ले लेते हैं, और तेरा भाई भी सिर्फ अपनी पत्नी का ही कहना मानता है। इससे तो मेरी हालत ही अच्छी है। पहले मुझे अफसोस रहता था कि भगवान ने मुझे बेटा नहीं दिया, लेकिन अब लगता है कि भगवान ने जो किया अच्छा ही किया। एक बेटी है जो ससुराल की जिम्मेदारियां निभाते हुए भी मेरा पूरा ध्यान रखती है। अकेला रहता हूँ लेकिन शान से जीता हूँ, और घर के काम का क्या है, पैसे हाथ में हो तो इंसान नौकर से भी काम करवा सकता है। ये बात सुनकर दिशा कुछ सोच में पड़ गई। उधर नानी के घर में रहते हुए राहुल का बेटा मोनू जब मोबाइल देख रहा था तो बैठे बैठे ही चिल्ला पड़ा, अरे दादू देखो, मम्मी ये तो दादू हैं। ये बात सुनकर रूही कुछ हैरानी में पड़ गई। तभी मोनू फिर से बोला, मम्मी मैंने अभी मोबाइल में दादू को देखा। तो रूही बोली, अच्छा दिखा तो कहाँ देखा? तो मोनू ने मोबाइल में एक वीडियो लगा दिया। ये वही वीडियो था जो कि आंधी तूफान के समय उस समय लोकल न्यूज़ रिपोर्टर ने बनाई थी, जिसमें सागर जी फल बेचते हुए नजर आ रहे थे। वीडियो पर कैप्शन लगा था, आखिर मजबूरी इंसान से क्या कुछ नहीं करवाती, पेट की भूख उम्र नहीं देखती। ये वीडियो देखकर तो रूही के होश ही उड़ गए, और फिर रूही ने अपने पति राहुल को वह वीडियो दिखाई और बोली, ये देखिए, ये गुल खिला रहे हैं आपके पिताजी, हमारे पीठ पीछे पूरे जग में हमारी बदनामी करने पर तुले हुए हैं। क्या कमी छोड़ी थी आखिर हम लोगों ने? राहुल को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था और बोला, नहीं ये मेरे पिताजी नहीं हो सकते। ठीक है, अभी पता लग जाएगा। मैं अभी आपके पिताजी को फोन करके पूछती हूँ। ऐसा कहते हुए रूही ने सागर जी को फोन लगाया। पिताजी, ये क्या तमाशा लगा रखा है आपने? क्यों पूरे शहर में हमारी बदनामी करवा रहे हैं? लेकिन हुआ क्या बहू, मैंने ऐसा क्या कर दिया? अच्छा, अब अनजान तो ऐसे बन रहे हैं आप जैसे कुछ हुआ ही नहीं। हम लोगों ने आपकी वीडियो देख ली है, तमाशा बनाकर रख दिया है आपने हमारा। ये सुनते ही सागर जी सक पका गए। तभी रूही बोली, आपसे तो मैं आकर बात करती हूँ, हमारे आने से पहले घर की पूरी तरह साफ सफाई रखिएगा। अभी रूही ये सब बोल ही रही थी कि तभी दिशा के दोनों बच्चों ने शोर मचा दिया। ये पीछे से शोर कैसा आ रहा है? घर पर कोई आया है क्या, या आपने ही किसी को फोन करके बुला लिया है? बताते क्यों नहीं? कहते हुए रूही की भौहें तन गईं। तभी सागर जी हड़बड़ाते हुए बोले, वह बहू वो बात ये है कि, अरे ठीक से बताते क्यों नहीं, वो क्या कर रहे हैं? तभी दिशा आगे आई और बोली, मुझे फोन दीजिए पिताजी, मैं बात करती हूँ। क्या हुआ भाभी? मैं अपने पिताजी से मिलने के लिए अपने मायके आ गई, तो इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई? तो रूही बोली, अच्छा पहले तो हम सबके रहते हुए हमारे घर से चोरी की थी तुमने, और अब हमारे पीठ पीछे हमारे घर को लूटने के लिए आ गई हो। किसने बुलाया था तुम्हें? जब
इतने सालों से नाराज होकर बैठी हो तो फिर आज मेरे घर कैसे आ गई? तो दिशा बोली, अरे आपका घर? क्यों, ये घर मेरा नहीं है? और अगर मैं नाराज हो गई भी तो सिर्फ आपसे ही हुई थी, अपने पिताजी से नहीं। और वैसे भी आप अपने मायके गई हो तो वहाँ शांति से रहो, यहाँ बार बार फोन करने की जरूरत नहीं है। दिशा ने कहा तो रूही भड़कते हुए बोली, फोन तो अब मैं पुलिस को बुलाऊंगी। पिछली बार तो मैंने तुम्हें यूं ही छोड़ दिया था, लेकिन अब तो मैं पुलिस कंप्लेन करके रहूंगी। दिशा बोली, अच्छा, जो तुमसे बन पड़े वो कर लो। ऐसा कहकर दिशा ने फोन रख दिया। ये सुनकर सागर जी का डर के मारे बुरा हाल हो गया और कांपते हुए बोले, बेटी ये तूने क्या कर दिया? तेरे भाई भाभी तो यहाँ आकर हंगामा खड़ा कर देंगे। तो दिशा बोली, अरे पिताजी, इसमें डरने वाली क्या बात है? ये घर आपका है और आपके नाम पर है। क्या ये बात आप भूल गए हैं? अब इस बात का फैसला आपको खुद ही करना पड़ेगा कि आप अपना बुढ़ापा कैसे बिताना चाहते हैं। खुद के पैसे होते हुए भी आप अपने बेटे बहू के सामने हाथ फैलाना चाहते हैं या अपनी बची हुई जिंदगी पूरी शान से साथ बिताना चाहते हैं? बेटी की बातें सुनकर सागर जी सोचने पर मजबूर हो गए। फिर उन्होंने अपने मित्र के साथ मिलकर एक वकील को अपने घर बुलाया और उसके साथ बैठकर पूरे मामले पर विचार विमर्श किया। उधर जब रूही ने अपने पति राहुल को फोन पर हुई सारी बात बताई तो वे दोनों अपने बेटे को लेकर आनन फानन में अगले दिन घर वापस पहुंच गए। आते ही रूही अपनी ननद पर बरस पड़ी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ इतनी बदतमीजी से बात करने की? निकल जाओ मेरे घर से बाहर। तभी राहुल भी उसकी हाँ में हाँ मिलाता हुआ बोला, अभी के अभी अपना सामान उठाओ और अपने बच्चों को लेकर अपने घर चलती बनो। तभी दिशा मुस्कुराते हुए बोली, मुझे तो लगा था कि भाभी तो पराई है, कम से कम आप तो पिताजी की तकलीफों को समझेंगे, लेकिन आपने तो उसे भी पीछे छोड़ दिया। और जहाँ तक रही यहाँ से निकलने की बात, तो ये घर मेरा भी है, मेरे भी इस घर से में हिस्सेदारी है। वो बात अलग है कि मैंने आज तक कभी अपना हिस्सा नहीं मांगा। ये सुनकर रूही गुस्से में आ गई और जैसे ही अपनी ननद पर हाथ उठाने लगी तभी सागर जी बोले, खबरदार बहू, जो एक कदम भी मेरी बेटी की ओर बढ़ाया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तो रूही बोली, अच्छा, आज इतनी हिम्मत आ गई? लगता है बेटी ने खूब खिलाया पिलाया है, जो आवाज में भी जोश आ गया है। तभी राहुल का बेटा मोनू स्नैक्स लेकर बाहर आया और बोला, देखो मम्मी, इतना सारा सामान पड़ा है रसोई में। रूही बोली, वो सब तो मैं बाद में देखूंगी, लेकिन अभी इन बाप बेटी को मैं नहीं छोड़ूंगी। अभी के अभी निकल जाइए मेरे घर से बाहर। ये सुनते ही सागर जी के सब्र का बांध टूट गया। गुस्से भरी कड़कती आवाज में बोले, बेशरम औरत, ना तो तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें कुछ संस्कार दिए और ना ही कुछ कोई तमीज सिखाई। आज तक तो मैं तुम्हारी बदतमीजी बर्दाश्त कर रहा था, लेकिन अब नहीं। ये घर मेरा है और मेरी बेटी यहाँ से कहीं भी नहीं जाएगी। तभी राहुल गुस्से से बोला, पिताजी, आपका दिमाग तो ठिकाने पर है ना? आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरी पत्नी को ऐसी बात कहने की? सागर जी ने एक जोरदार थप्पड़ अपने बेटे के गाल पर जड़ दिया और बोले, नालायक, अपना परिवार लेकर अभी के अभी निकल जा मेरे घर से। तो राहुल बोला, आप चाहें जो कर लें, लेकिन हमें इस घर में से नहीं निकाल सकते। उसी समय वकील साहब अंदर आए और बोले, क्यों नहीं निकाल सकते? ये घर आज भी तुम्हारे पिताजी के नाम पर है और तुम लोग तो उनके पेंशन के पैसे भी रख लेते हो। ये तो बिल्कुल नाइंसाफी है। ये बात सुनकर राहुल हैरान रह गया। तभी वकील साहब ने कोर्ट का कागज उनके हाथ में थमाया और बोले, 1 सप्ताह के अंदर अंदर तुम्हें इस मकान को खाली करना होगा
और आज तक अपने पिता की पेंशन के जितने भी पैसे तुमने खर्च किए हैं वो तुम्हें उन्हें वापस लौटाने होंगे, वरना जेल की हवा खाने को तैयार हो जाओ। ये सुनते ही राहुल और रूही की हवाइयां उड़ गईं। वे एक दूसरे के मुंह को ताकने लगे। फिर राहुल ने रूही को इशारा किया और दोनों अपने पिता के पैर पकड़कर माफी मांगने लगे। लेकिन सागर जी ने तय कर लिया था कि वो अब कमजोर नहीं पड़ेंगे। जोरदार आवाज में भी बोले, ये मगरमच्छ के आंसू तुम किसी और को दिखाना, मैं तुम्हारी रग रग से वाकिफ हूँ। सही कहा था मेरी बेटी ने कि मैंने आज तक अपने लिए आवाज नहीं उठाई, जिस कारण तुम लोगों ने मुझे एक भिखारी की जिंदगी जीने पर मजबूर कर दिया। लेकिन अब मैं तुम लोगों का मुंह नहीं देखना चाहता, निकल जाओ मेरे घर से। ऐसा कहकर वह अपने कमरे में चले गए। 3 दिन बाद राहुल अपनी पत्नी और बेटे को लेकर वो घर छोड़कर चला गया। अब सागर जी उस घर में अकेले रह रहे थे, लेकिन उनकी बेटी दिशा को अपने पिता की चिंता अंदर ही अंदर खाई जा रही थी। इसलिए उसने उन्हें अपने साथ चलने को कहा, लेकिन सागर जी ने उसके साथ आने से मना कर दिया और कहा, बेटी, इस घर में तुम्हारी माँ की यादें बसती हैं और वैसे भी बेटी के घर पर रहना माँ बाप को शोभा नहीं देता। दिशा ने इस बात का भी हल निकाल दिया और मकान के ऊपर के हिस्से में किराएदार रख दिए और अपने पिता की देखभाल के लिए एक नौकर भी रख दिया, जो दिन भर उनका काम करता और रात में भी उनका ख्याल रखता। अब दिशा हर रोज अपने पिता से फोन पर बात करती, उनका हालचाल पूछती और सप्ताह में एक बार अपने बच्चों को लेकर उनसे मिलने भी आ जाती। अब सागर जी अपनी मर्जी से अपनी जिंदगी जीने लगे थे। अपने मित्र के साथ सुबह शाम कभी पार्क में टहलने जाते तो कभी मंदिर में चले जाते, कभी कभार घूमने फिरने भी निकल जाते। उनका समय अब अच्छे से कटने लगा था। बेटे से नाता तोड़कर अब उन्होंने भी अपने मन को समझ लिया था। अब उनका जीवन सुख शांति से गुजर रहा था। लेकिन उधर अपने पिता के साथ इतनी नाइंसाफी करने के बाद भला उनका बेटा बहू सुख शांति की जिंदगी कैसे गुजार सकते थे। इधर घर से निकलने के बाद राहुल और रूही ने एक किराए का घर ले लिया। लेकिन अब परेशानी ये थी कि राहुल के पास ना तो अपने पिता की पेंशन थी और ऊपर से घर का किराया भी देना था। आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपया। इस हालत में भला रूही कैसे गुजारा कर सकती थी। अब तो आए दिन दोनों की लड़ाई होने लगी और एक दिन अपने पति से लड़कर रूही अपने बेटे मोनू को लेकर अपने मायके चली गई। हर बार की तरह इस बार भी रूही की भाभी ने उसकी खूब आवभगत की। कुछ दिन बहुत अच्छे से गुजरे, लेकिन धीरे धीरे अपनी भाभी की नजरों में खटकने लगी और धीरे धीरे भाभी का व्यवहार रूही के प्रति बदलने लगा। अब उसकी भाभी उससे छुटकारा पाने की तरकीब खोजने लगी। इसी दौरान उसके माता पिता का 4 धाम की यात्रा पर जाने का प्रोग्राम बन गया और रूही की भाभी तो जैसे इसी मौके की तलाश में थी। आखिरकार रूही के साथ भी वैसा ही हुआ जैसा उसने अपनी ननद के साथ किया था। एक दिन उसकी भाभी यहाँ वहाँ देखते हुए बोली, मेरी सोने की चेन कहीं नहीं मिल रही, बहुत महंगी चेन थी। उन लोगों ने सब जगह खोज लिया, लेकिन कुछ कहीं नहीं मिला। फिर रूही की भाभी ने सबके सामने रूही की अलमारी खोली और उसके कपड़े निकालकर खोजबीन करने लगी। ये देखकर रूही गुस्से में आ गई और बोली, ये क्या कर रही हैं भाभी, क्या आपको मुझ पर विश्वास नहीं है? तभी अचानक कपड़ों में से उसकी भाभी की चेन निकल आई। ये देखकर तो रूही के होश ही उड़ गई। उसने अपने भाई की तरफ उम्मीद भरी निगाह से देखा। तभी उसका भाई बोला, रूही, अगर तुम्हें कुछ चाहिए था तो मुझसे मांग लेती,
लेकिन ऐसी नीच हरकत करने की क्या जरूरत थी। ये सुनते ही रूही को तो जैसे काटो तो खून नहीं। आज उसे वही दृश्य याद आ रहा था जब कुछ बरसों पहले उसने अपनी ननद पर चोरी का इल्जाम लगाया था और उसकी ननद सब लोगों के सामने गुनहगार बना दी गई थी। आज रूही को भी उसके गुनाहों की सजा मिल चुकी थी। उसको हंसता खेलता परिवार केवल उसकी गलतियों के कारण उजड़ चुका था। आज ना तो उसके पास अपना मायका रह गया था, ना ही ससुराल। मायके की दहलीज पर खड़ी रूही के पास पछताने के अलावा अब कोई रास्ता नहीं रह गया था। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो थोड़ा हमें सपोर्ट कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि हमारी कहानी का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। कहानी को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। तो चलिए मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।